हेलो बच्चों, आज तुम लोग को सॉल्यूशन को आगे ले जाते हैं, जिसमें आज पढ़ाते हैं सोल्युबिलिटी क्या होता है। देखो, सोल्युबिलिटी होता क्या चीज़ बोले समझो। ठीक है, कि मान लेते हैं एक कंटेनर है, ध्यान देना, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लेते हैं कितना है, 1 लीटर। पढ़ा क्या रहे हैं, सोल्युबिलिटी। और यहाँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें हमने मान लिए सोल्यूट डाले हैं। ये सोल्यूट कहाँ डाल रहे हैं, सॉल्यूशन में। और एक ले लिए ग्लास रॉड, ले में मिलता है ग्लास रॉड, या कोई ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जब सॉल्यूशन में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी बोलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो सकता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो और सोल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन में घुल जाएगा। तो हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और स्टीरर से, ग्लास रॉड से क्या करना है, इसको घोलना है सोल्यूट को। मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्यूट जब सॉल्यूशन में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसी को बोलते हैं सोल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन तुम लिख सकते हो रे भाई, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, शॉर्ट में मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved, कहाँ रे भाई हुआ, in a solution at constant temperature फिक्स रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी कहते हैं, सोल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लो कि जब सोल्यूट को हम ग्लास रॉड से घोल रहे हैं, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका सोल्यूशन में क्या हो जाए, घुल जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसी को बोलते हैं क्या, सोल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, पहले समझो। सबसे पहले बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान देना पड़ेगा भाई। अगर मान लेते हैं ये NaCl नमक लिए, ये आपका सोल्यूट है, कहाँ डालें, वाटर मीन सॉल्वेंट को वाटर मान लीजिए, वाटर है क्या है, सॉल्वेंट है। और ये जैसे ही NaCl इस सॉल्वेंट में गया, वाटर में गया, नमक टूट रहा है किसमें, Na प्लस और Cl माइनस। मतलब जब तक NaCl को हम पानी में डालें, घुल गया, जब तक NaCl पानी में आयनाइज कर रहा है, मीन्स घुल रहा है, तब तक उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक सोल्यूट आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पर, सॉल्वेंट में, तो उसको बोलते हैं क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आयंस में कन्वर्ट का मतलब सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो रहा है। जब तक पानी में घुल रहा है, कौन, NaCl, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Na प्लस Cl माइनस, तो उसको बोलते हैं भाई डिसॉल्यूशन, या उसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन बोलो, या उसी को बोल सकते रे भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक घुल रहा है सोल्यूट, जब तक सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, घुल रहा है, मतलब जब तक वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक बोलेंगे आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक समय ऐसा आएगा कि जो सोल्यूट, जो नमक को हम पानी में डाल रहे हैं,
वो आयंस बनना बंद हो जाए, मतलब घुलना बंद हो जाए। एक समय ऐसा आएगा रे भाई कि जो हम नमक NaCl को डाल रहे थे पानी में और ये Na+ और Cl- से टूट रहा था, कोई दिक्कत। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आयंस बनना बंद हो जाए, मतलब सॉल्ट दैट मीन्स नमक पानी में घुलना बंद हो जाए, तो उस चीज को बोलते हैं भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इधर हो रहा है डी सॉल्यूशन, घुल रहा है, आयंस में बन रहा है डी सॉल्यूशन बोलो या उसको अनसैचुरेटेड बोलो, बात बराबर है। और जब घुलना बंद हो जाए, आयंस बनना बंद हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको बोलते हैं भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्ट को जब पानी में डाल रहे हैं तो आयंस नहीं बन रहा है, मतलब वो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हो सकता है अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा देगा तो फिर पानी का मोलिक्यूल फैलेगा, कुछ सॉल्ट को आयंस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद फिर भी पानी में नमक आयंस में नहीं बन रहा है और फिर तुम नमक डाल रहे हो पानी में, तो उस समय क्या होगा भाई, जब बंद हो गया अब Na+Cl- में आयंस टूटना बंद हो गया, सैचुरेट हो गया, और फिर तुम नमक डाल दोगे कहाँ पर, सॉल्वेंट में, तो क्या करेगा ये Na+Cl- अब आयंस में कन्वर्ट तो नहीं होगा, ये दोबारा रिकम्बाइन कर जाएगा। क्या कर जाएगा मेरे भाई, रिकम्बाइन कर जाएगा और आपका सॉल्यूशन के अंदर एक वाइट पीपीटी बन जाएगा, मीन्स NaCl का प्रिसिपिटेट बन जाएगा, वाइट पीपीटी बन जाएगा। तो इसको बोलते रहे हुआ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सब बात को समझना। कोई पूछ सकता है भाई बताओ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो बोल देना सर जब तक सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में सोल्यूट घुल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम डी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। को पूछेगा भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो बोल देना सर एक ऐसा समय आएगा कि जो सोल्यूट को हम सॉल्यूशन में डाल रहे हैं या सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो वो घुलना बंद हो जाए, मीन्स आयंस में टूटना बंद हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा को पूछिए क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो सैचुरेट आ गया, अब आयंस में टूट नहीं रहा है और फिर तुम क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, फिर से तू उसमें नमक डाल रहा है, तो नमक आयंस में तो कन्वर्ट नहीं होगा, वो आयन रिकम्बाइन कर जाएगा और फिर से NaCl बन जाएगा और NaCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। आया समझ में, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो भाई तो समझ में तुमको आ गया, तो थोड़ा सा इसको भी डिफिनेशन लिख सकता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो क्या लिखोगे कि नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए कहाँ पर भाई, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसका भी लिख सकते हो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है रे भाई हुआ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग डी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हो कि सोल्यूट कैन डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन या सॉल्वेंट तो लिखना है, इन ए सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, डी सॉल्यूशन या उसी बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या तुम लिख लो, है ना। चलो देख रहे वीडियो आता है कि नहीं सही, हाँ भालो आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भेहुआ कि टाइप्स ऑफ सोलिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। टाइप्स ऑफ solubility
सोलिबिलिटी के तरह का तुमको पढ़ना है। तो क्लास 12 सोल्यूशन में सोलिबिलिटी दो तरह का पढ़ना है। पढ़ना रे भाई, पहला है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। इन्हें क्या रे भाई, लिक्विड। ये लिक्विड आपका सॉल्वेंट होगा और ये सॉलिड आपका क्या होगा रे भाई, सोल्यूट होगा। और सोल्यूट हमेशा तुमको मालूम है कि सॉल्वेंट में घुलता है। तो एक पढ़ना है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और एक पढ़ना रे भाई हुआ, क्या पढ़ना बताओ? तो पढ़ना है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। यहाँ पर गैस क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा रे भाई, सॉल्वेंट। और सोल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है, गैस में। तो दो तरह का सोलिबिलिटी तुमको पढ़ना है। पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो इसको लिखो पहले, आई थिंक तुमने लिख लिया होगा। चलो अब बात करते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। नंबर 1 दो रे भाई, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं। इसका आपका 3 फैक्टर है कि लिक्विड को जब सोल्यूट में डालेंगे तो किन किन बातों पर हमको निर्भर रहना पड़ेगा। जब सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो किन किन बातों पर निर्भर रहना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ solubility of solid in कहाँ रे भाई, लिक्विड। कि सॉलिड को जब लिक्विड में डालेंगे, कौन सा सॉलिड लिक्विड में घुलेगा। अभी लिक्विड कुछ नहीं तो सॉल्वेंट है, और वो सॉल्वेंट को वाटर मानना, सिंपल से बात। मतलब ये लिक्विड जो है इसे कुछ नहीं, अभी तुम वाटर मानो। तुमको मालूम है वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ये कौन सा सॉलिड लिक्विड में घुलेगा, कौन सा सॉलिड लिक्विड में नहीं घुलेगा। तो इसमें नंबर 1 आता है भाई, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स क्या है, कुछ मत मानो, वाटर मानो। और सॉल्यूट का मतलब सॉलिड। तो भाई एक इसमें वर्ड आता है लाइक, डिजॉल्व, लाइक, याद रखना चीज को। लाइक, डिजॉल्व, लाइक, मतलब हर एक सॉलिड आपका सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। वही सॉलिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा कि अगर ये सॉलिड पोलर है। पोलर का मतलब कुछ नहीं होता, पोलर का मतलब चार्ज का सेपरेशन, जिसमें एक में प्लस पोल हो और एक में माइनस पोल हो। तो अगर सॉलिड पोलर है भाई और सॉल्वेंट भी आपका पोलर है, तो आपस में इजीली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। जैसे नमक को तूने पानी में डाल दिया, वाटर में, तो इजीली घुल जाता है और क्या बन जाता है भाई, सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि नमक भी पोलर, वाटर भी पोलर। कैसे जो बताते हैं, पहले यहाँ तक लिखो। तो लिख लिया होगा तुम लोग ने। तो चलो थोड़ा से आगे बढ़ते हैं कि देखो भाई, नमक को जैसे तुम, नमक टूटे किस में रे भाई, नमक टूट जाएगा किस में, जैसे पानी में जाके टूट जाएगा Na+Cl-, चार्ज का सेपरेशन हो गया प्लस माइनस में। और तुमको मालूम है कि वाटर का ऐसे होता है स्ट्रक्चर, बेंड शेप होता है इसका स्ट्रक्चर वाटर का।
और तुम पढ़ा होगा क्लास 11 में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज़्यादा किसका होता है तुमको मालूम है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है थोड़ा बता देते हैं, अगर तुम लोग भूल गया होगा तो। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि कोई कोवलेंट बॉन्ड है, मान ले ए और बी में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब आपस में म्यूचुअल शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए भी हुआ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बॉन्ड बना है, इसमें बी भी दिया एक इलेक्ट्रॉन, ए भी दिया एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया। अब मान लेते हैं कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, मैंने बी को भी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान ले बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो इस पर क्या होगा, डेल। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, आधा आठ, इसको बोलते हैं डेल। डेल का मतलब क्या होता है होगा, स्मॉल चार्ज। इसमें क्या हो जाएगा, डेल माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, डेल प्लस। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन H है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव H से ज़्यादा होगा, मतलब H का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, O खींचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल माइनस, H पर डेल प्लस, यहाँ में डेल प्लस। जैसे नमक जाएगा, नमक में क्या है भाई, Na प्लस, Na प्लस, और क्या है Cl माइनस। तो माइनस आपका माइनस जो H के साथ बॉन्ड बना लेगा, और प्लस जो है आपका O के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, सेम चार्ज रिपल करता है, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, या क्या हो जाएगा, आपस में इंटरेक्ट हो जाएगा। और वाटर जो है या सॉल्ट जो है वाटर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर सॉल्वेंट पोलर है और सोल्यूट पोलर है तो आपस में डिजॉल्व हो जाएगा। पोलर का मतलब जहाँ चार्ज का सेपरेशन हो सकता है प्लस और माइनस, उसी बोलते हैं लाइक, डिजॉल्व लाइक। ठीक है, और बात करते हैं थोड़ा सा, अगर सोल्यूट नॉन पोलर है भाई, ध्यान देना रे भैया। और एग्जांपल दे सकते हैं कि शुगर या सुक्रोज, ध्यान देना, सुक्रोज पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, क्या बन जाता है, सोल्यूशन। तो सुक्रोज भी एक तरह का पोलर शो करता है। अगर बायोमोलिक्यूल्स तुम पढ़ोगे क्लास 12 में, तो मान ले सुक्रोज का एक मोलिक्यूल से उसमें बहुत सा OH बॉन्ड होता है भाई, बहुत सा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रहता है। मान ले OH यहाँ लगा हुआ है, एक 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 OH यहाँ लगा हुआ है। एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल से बहुत सा उसमें OH का मॉलिक्यूल्स लगा रहता है, ये सुक्रोज है। ध्यान देना, जैसे पानी आएगा तो पानी में क्या है बताओ, अगर देखा जाए तो क्या होता है, HOH होता है, और यहाँ पर OH है तो O पर क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव, H पर क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, यहाँ पर भी क्या होगा, डेल प्लस, डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, या क्या हो जाएगा, डेल माइनस, डेल प्लस। तो ये माइनस और H, क्योंकि मालूम है कि H का बॉन्ड अगर F के साथ लगता है, H का बॉन्ड O के साथ लगता है, H का बॉन्ड N के साथ लगता है, तो उसको डॉटेड लाइन डिनोट कर, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो रे भाई, इसका H, इसका O में क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। और इसका भी देखो रे भाई, मान ले इसका H है, इसका H, इसका O है, तो यहाँ इसका O है
और यहाँ H है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, दूसरे का H बॉन्डिंग लग जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इंटरेक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम सुक्रोज, जैसे ही चीनी को हम पानी में डालेंगे तो पानी का मॉलिक्यूल्स के साथ सुक्रोज से क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग से जुड़ जाएगा, इसलिए सुक्रोज पानी में डिजोल्व हो जाता है और क्या लग जाता है, H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग भी एक तरह का पोलर है, क्यों कि भाई H में क्या होगा, डेल प्लस और F में डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस O में डेल माइनस, H में डेल प्लस N में डेल माइनस। जो नेगेटिव एटम होता है उस पर माइनस तो H पर क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर भी अगर कैसा रोल कर रहा है, पोलर का रोल कर रहा है। इस सुक्रोज का O माइनस, वाटर का H प्लस, इस सुक्रोज का O माइनस, वाटर का H प्लस में आपका H बॉन्डिंग लग गया और वाटर जो है, सुक्रोज जो है वाटर में डिजोल्व हो गया। तो इसको भी लिख सकते हो। चलो दूसरा है भाई, मतलब यहाँ सुक्रोज भी कैसा रोल अदा कर रहा है, पोलर का, और वाटर भी क्या है तुमका, पोलर है। चलो दूसरा होता है भाई, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है, नॉन पोलर, इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं हो सकता है, ये नॉन पोलर क्या है भाई, सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है। नॉन पोलर क्या है भाई, सॉल्वेंट, तो आपस में आसानी से घुल जाएगा। हमने बोला लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए नेप्थलीन को, नेप्थलीन ये आपका नॉन पोलर होता है, इसको अगर बेंजीन में डालेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। क्यों है भाई, बेंजीन भी आपका नॉन पोलर है, मान ले बेंजीन सॉल्वेंट है, नेप्थलीन क्या है, सोल्यूट है, ये भी तरह क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर घुलेगा, पोलर घुलेगा। एक एंथ्रासिन भी आता है, एंथ्रासिन, स्पेलिंग देख लेना अगर गलती हुआ होगा तो, ये भी क्या है, नॉन पोलर। अगर इसको डालेंगे बेंजीन में तो ये भी बेंजीन में घुल जाएगा, क्योंकि बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर, और आपस में क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो एक चीज क्या सीखा कि सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करेगा क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। पोलर का मतलब जहाँ चार्ज का सेपरेशन हो, किसमें, प्लस और माइनस, और जहाँ चार्ज का सेपरेशन नहीं हो, जहाँ चार्ज किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा, चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, उसको नॉन पोलर बोलते हैं। नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर में घुलेगा। ठीक है, इसको लिख लो। अब दूसरा आता है भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जनरली भाई टेम्परेचर को बढ़ाने से सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ता है। जनरली क्या होता है भाई, जनरली क्या होता है कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, जनरली टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में तुम काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा और टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो भाई सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई अगर तुम्हारा एंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी सोल्यूट को हम घोल रहे हैं कहाँ, सॉल्यूशन में, उसके लिए हीट दे रहे हैं। एंडोथर्मिक मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट लगता है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगर कोई सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन डिसॉल्व कर रहे हैं और हीट लगेगा और उसमें हीट बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। याद रखना, अगर एंडोथर्मिक हो,
अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब कोई चीज को घुलने के लिए हम टेम्परेचर दे रहे हैं और उसमें टेम्परेचर कुछ बढ़ा देंगे तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड में बढ़ जाएगा। मीन्स डेल्टा सॉल्यूशन ग्रेटर देन एच, मतलब हीट लग रहा है, इसका मतलब क्या, हीट गेन हो रहा है, हीट हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर हीट दे रहे हैं तो उसमें अगर सॉलिड को रे भाई कहाँ डालेंगे, लिक्विड में, और क्या बनेगा वो, सॉल्यूशन। तो अगर सॉलिड को लिक्विड डालें तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो उसमें आपका सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा अगर एंडोथर्मिक हो तो। लिख लो इस चीज को। लेकिन भाई अगर एक्सोथर्मिक हो, ध्यान देना, एक्सोथर्मिक का मतलब समझो रे हुआ पहले। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो कि कोई भी सोल्यूट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व की और हीट रिलीज कर रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। हम हीट अब दे ले रहे हैं, जैसे सोल्यूट को सॉल्यूशन में डाले और हीट क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हो, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाए और प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा, इसका मतलब हीट जो है लॉस हो रहा है। और हीट जब लॉस होता है तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हमने इस सॉल्यूट को या इस सॉलिड क्या होता है, यहाँ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट होगा, कहाँ डाल रहे हैं, बोलो रे भाई, सॉल्वेंट में। क्या बन रहा है, सॉल्यूशन में। माने इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट डालें और सॉल्यूट बन गया, और साथ में यहाँ से हीट को लॉस किया, हीट लॉस हो रहा है, मतलब हीट बाहर निकल रहा है, और तुमने पागल जैसा और टेम्परेचर बढ़ा दिया। ऑलरेडी सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट घोल रहा है तो हीट बाहर निकल रहा है, और तुम और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो सॉल्वेंट सॉल्यूट को घोल रहा है वही सॉल्वेंट वेपर बन के उड़ने लगेगा। तो क्या सॉल्यूट घुला पाएगा, नहीं घुला पाएगा। जब सॉल्यूट को घोल रहे हैं सॉल्वेंट में और हीट बाहर निकल रहा है और तुम और टेम्परेचर दे दोगे तो जो सॉल्वेंट सॉल्यूट को घोल रहा है उसी सॉल्वेंट वेपर बनना शुरू कर देगा। तो सॉल्यूट घुला पाएगा रे, नहीं घुला पाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्सोथर्मिक हो और तुम उसमें टेम्परेचर बढ़ा दोगे, फिर से ऑलरेडी हीट रिवॉल्व कर रहा है और टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे तो भाई आपका सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रे भाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोला रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, और तुम हीट बढ़ा दोगे तो जो सॉल्वेंट सॉल्यूट को घोल रहा है वही सॉल्वेंट का वेपर बनना चालू हो जाएगा। तो अब सॉल्यूट को सॉल्वेंट घोल नहीं पाए, खुद डिस्टर्ब हो गया, खुद अब लिक्विड से वेपर बनना वो चालू हो गया। तो कैसे सॉल्यूट को घोलेगा वो, अब वो अपने आप क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इसीलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड घट जाएगा। क्यों घटेगा, समझ में आ गया। बिल्कुल, थोड़ा डायग्राम देख लो कि भाई ये सॉल्वेंट है, ध्यान देना, ये वाटर है, ध्यान दो, मान वाटर है, ध्यान देना, और हमने कोई सॉल्यूट को यहाँ ऐड किया, ध्यान देना। ऐड करने के दरमियान हीट बाहर निकल रहा है, एक्सोथर्मिक है, और तुम पागल जैसा और हीट दे दिया तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट इस सॉल्यूट को घोल रहा था वो सॉल्वेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, ये खुद अब वेपर बनना चालू हो जाएगा। अब इसका वेपर बनने चालू हो जाएगा, किसका, सॉल्वेंट का। खुद सॉल्वेंट जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो इस सॉल्यूट को घोला नहीं पाएगा, इसीलिए सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड घट जाता है। चलो, समझ में तुम लोग को आ गया। अब बात करते हैं, इसमें का आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर। याद रखना भाई कि सॉलिड को जब लिक्विड डालें और सॉल्यूशन बना तो उसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? कि बस सॉलिड और लिक्विड का मॉलिक्यूल पास होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट नहीं, कोई रोल नहीं। लिख देना कि नो सिग्निफिकेंट ऑफ प्रेशर, नो सिग्निफिकेंट ऑफ क्या? प्रेशर का कोई रोल नहीं है। क्यों? लिख देना बिकॉज, या लिख देना तुम क्यों नहीं है कि बिकॉज, लिख देना कि बिकॉज की सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत सामने सामने होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रेशर का कोई रोल नहीं है जब हम सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे। चलो, लिक्विड बोले तो सॉल्वेंट। चलो, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। रे भाई थोड़ा देख रहे वीडियो बन रहा है कि नहीं? बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। थोड़ा सा इंक पिला लेते हैं, इंक थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा सा रुको रे बाबू। चलो, अब बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सुनो, मान लेते हैं अब गैस को लिक्विड में डालेंगे, तो यहाँ पर भी गैस को जब लिक्विड डालेंगे तो पहला फैक्टर रोल अदा करता है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस कौन सा गैस? या लिक्विड बोले तो सिंपली समझो वाटर। हर एक गैस वाटर में डिजॉल्व जल्दी नहीं होगा, लेकिन नेचर ऑफ गैस, जैसे मान लेते हैं अगर अमोनिया गैस को या HCl गैस को वाटर में घोलेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। ऐसा क्यों है भाई? क्या कारण हुआ? तो क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ H बॉन्डिंग बना लेगा। HCl को जैसे पानी में डालेंगे वहाँ क्या बना लेगा? H बॉन्डिंग। देखो कैसे, मान लें हमने डाल दिया अमोनिया को, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हुआ, डाल दिए पनिया में, पानी में क्या है? OH, तो इसका O, इसका कैसे बना? HOH, तो इसका H, इसका N के साथ क्या लग जाएगा? H बॉन्डिंग। फिर अमोनिया हुआ NH, बहुत सा अमोनिया मॉलिक्यूल होगा, बहुत सा वाटर मॉलिक्यूल होगा, एक दूसरे से क्या होगा? H बॉन्डिंग से इंटरेक्ट हो जाएगा। और H बॉन्डिंग कहाँ लगता है? मालूम है, बताए थे कि F के बगल में H रहे तो आपस में H बॉन्डिंग लग जाएगा, O के बगल में H रहे तो H बॉन्डिंग लग जाएगा, N के बगल में H रहे तो H बॉन्डिंग लग जाएगा। ये H बॉन्डिंग एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है H बॉन्डिंग के साथ, इसीलिए अमोनिया वाटर में तुरंत घुल जाता है। क्या फॉर्म करता है? भेरे हुआ H बॉन्ड का फॉर्म करता है। इसीलिए तो चलो HCl भी मान ले, तेरे पास HCl है, ऐसे लिखो ना ClH, फिर वाटर लिखो OHH, फिर क्या लिखो? तो इसका H, इसका O में क्या लग जाएगा? बताओ, H बॉन्डिंग लग जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? HCl वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा इजीली। तो नेचर ऑफ गैस को डिपेंड किया कि अमोनिया गैस और HCl गैस आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। क्यों? कि वहाँ पर भाई H बॉन्डिंग लग जाता है। चलो, लेकिन भाई तुम चाहोगे कि भाई कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, आपका गैस वाटर में घुले, तो जल्दी ये घुलता नहीं है, जल्दी घुलता नहीं, क्योंकि वहाँ H बॉन्डिंग नहीं लगता है, जल्दी नहीं घुलेगा।
क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि वहाँ H बॉन्डिंग सवाल ही नहीं होता है। H बॉन्डिंग कहाँ लगता है? H का बॉन्ड F के साथ, H का बॉन्ड O के साथ, H का बॉन्ड N के साथ, तो यहाँ लगता नहीं, इसलिए N2O2 वाटर में जल्दी नहीं घुलता है। उसको घोलने के लिए तुमको प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर देंगे तभी क्या होगा? वो गैस मॉलिक्यूल पानी में घुलेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो थोड़ा सा। चलो दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अरे भेवा, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ो रे बाबू, आराम से समझ समझ के पढ़ो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब मान ले रे भाई कि एक कंटेनर है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन, पिस्टन का मतलब क्या तुमको मालूम है? ऊपर नीचे होने वाला। यहाँ पर मान ले वाटर है, अभी लिक्विड बोले तो वाटर, वाटर है। और मान ले यहाँ ऑक्सीजन गैस है, ये O2 गैस, इसको घोलना है। जब O2 तो क्या करेंगे? बाहर से क्या करेंगे? प्रेशर देंगे। जितना ज़्यादा हम बाहर से प्रेशर देंगे वो क्या होगा? दबेगा, पिस्टन दबेगा, तो ये ऑक्सीजन गैस क्या होगा? वाटर में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, ध्यान देना भाई, प्रेशर बढ़ा देंगे तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन एक चीज याद रखना भाई, इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में थोड़ा सा याद रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ध्यान देना। अभी गैस दूर दूर था, लेकिन प्रेशर दिए तो गैस मॉलिक्यूल सामने सामने आ गया, दब गया। गैस दूर दूर फैला हुआ था, हम प्रेशर दे के गैस मॉलिक्यूल को सामने कर दे रहे हैं। तो जैसे ही गैस मॉलिक्यूल दूर दूर में था भाई, बहुत दूर दूर था, लेकिन इसको कंप्रेस कर दी, दबा दिए और कंप्रेस कर दिए। कंप्रेस करके भाई गैस को सामने सामने ले आए और ये लिक्विड में घुल गया। तो सामने सामने आने से ये एक दूसरे रिपल्सन करता है। क्या करता है भाई? रिपल्सन। रिपल्सन करने से क्या करता है? लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को लॉस करेगा, या लॉस ऑफ हीट, हीट को लॉस करेगा। मतलब जब गैस को तुम लिक्विड में डाल रहे हो तो ये गैस मॉलिक्यूल सामने सामने आ जा रहा है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ेगा तो रिपल करेगा, रिपल करने का वो एनर्जी को लॉस करेगा, मतलब हीट को लॉस करेगा। कौन सा प्रोसेस हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मीन्स कि भाई जब हम गैस को यहाँ घोल रहे हैं तो आपका ये टेम्परेचर मतलब हीट लॉस कर रहा है। हीट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। और हीट लॉस करना मतलब कौन सा प्रोसेस होगा भाई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और हम मान लेते हैं टेम्परेचर और बढ़ा देंगे पागल जैसा। तो जब एक्सोथर्मिक ऑलरेडी हो रहा है, गैस जैसे ही लिक्विड घुल रहा है और हीट बाहर निकाल रहा है और तुम टेम्परेचर और बढ़ा दोगे पागल जैसा, तो क्या होगा कि क्या हो जाएगा? उस समय टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये गैस जो लिक्विड में घुल रहा था, जो लिक्विड घोल रहा था, वो लिक्विड का वेपर बनना शुरू हो जाएगा। वो लिक्विड माने पानी है, तो पानी जो गैस को घोल रहा था, अब पानी डिस्टर्ब हो जाएगा, पानी वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो पानी अब गैस को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। मीन्स जब एक्सोथर्मिक हो, टेम्परेचर लॉस कर रहा है और तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे यहाँ पर, तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या कर जाएगा? इन वाटर लिखो, लिक्विड का मतलब वाटर लिखो ना, आपका डिक्रीजेज, इसका मतलब डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज कर जाएगा? तो गैस जैसे ही दूर दूर में था, कंप्रेस करके सामने ले आए तो आपस रिपल्सन करने लगा। रिपल्सन करने के कारण क्या? हीट लॉस कर रहा है, मतलब गैस घुल रहा है और पानी गर्म हो जा रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, और उसमें तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो गैस को पानी डिजॉल्व कर रहा था वही पानी का वेपर बनना चालू हो जाएगा। तो अब वो गैस पानी मीन्स लिक्विड उसको डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। मीन्स सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक लिखो।
तो वो लिख लिया होगा रे भाई। इसी पर एक लॉ है हेनरीज लॉ, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहा? हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ बात करता है कि कोई भी गैस को कहाँ डाल, लिक्विड, लिक्विड बोले तो वाटर समझो, अभी लिक्विड में डालेंगे और सॉल्यूशन बनेगा, वो डिपेंड करेगा प्रेशर पर। जितना ज़्यादा तुम प्रेशर बाहर से अप्लाइड करोगे उतना गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में डिसॉल्व होगा। वही बताया था हेनरी लॉ कि भाई कि तेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है, ये वाटर है, ये आपका पिस्टन लगा हुआ है दबने के लिए, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है, मान ले O2 गैस मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी हो सकता है। तो बाहर से तुम जितना ज़्यादा इसमें प्रेशर अप्लाई, पिस्टन है ये वाला, जितना ज़्यादा बाहर से तुम प्रेशर दोगे उतना गैस मॉलिक्यूल्स आपका लिक्विड में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वही बताया था हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ बताया था द मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शंस बोलो या अमाउंट ऑफ गैस बोलो, बात बराबर, कि मोल फ्रैक्शंस मास का डायरेक्टली होता है। याद रखना कि मोल फ्रैक्शंस जो होता है, मोल फ्रैक्शंस डायरेक्टली किसका होता है, मास का। तो मोल फ्रैक्शन बोलो या मास बोलो, बात बराबर है। हेनरी बताया था द मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन ए लिक्विड is directly proportional to its applied pressure at constant temperature। टेम्परेचर को फिक्स कर देना है और जितना ज़्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना अमाउंट ऑफ गैस या उतना मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस आपका लिक्विड में डिसॉल्व होगा। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हो भाई कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज द मोल फ्रैक्शंस of gas molecules dissolve in a liquid is directly proportional, इसका बोलते हैं directly proportional to its applied pressure at constant temperature। That is मोल फ्रैक्शंस ऑफ O2 हो गए ना, O2 डायरेक्टली किसका होगा, प्रेशर का। अब यहाँ क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ O2 डायरेक्ट घटाने क्या देते हैं, के मतलब कांस्टेंट टर्म इनटू P। अब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग Kp इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ O2। अब जब P निकालेंगे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ O2 इंटू 1/K, और 1/K को बोलते हैं KH, और इसी KH को बोलते हैं भाई हेनरीज कांस्टेंट। तो यहाँ क्या निकल जाएगा बताओ, P थोड़ा यहाँ देते हैं, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ O2 इंटू KH। इसी को बोलते हैं आपका हेनरीज लॉ का डेरिवेशन। 3 में 2 देगा तो 1 निकल जाएगा, जनरली KH का वैल्यू दिया जाता है। तो यही था हेनरीज लॉ कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स को हम लिक्विड में डालेंगे तो हमको बाहर के प्रेशर पर निर्भर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में डिसॉल्व होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया। अब थोड़ा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं और वीडियो को यहीं, अब इसका एप्लीकेशन देख के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात कर देंगे रॉल्स लॉ। पहले सॉल्यूशन का पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल से अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे सबका। चलो
आराम से बनाएंगे, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो। भाई अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। थोड़ा देख लो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अच्छा, इसे ग्राफ भी देगा तो क्या था कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस, क्या था सिंपली अब हम बताएं क्या कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ डायरेक्टली किसका होता है, प्रेशर का। कब, तो ग्राफ देख लो एट कांस्टेंट क्या रे भाई, टेम्परेचर का। तो ग्राफ भी अगर आएगा डायरेक्टली है, एक्स एक्सेस से ये तेरा वाई एक्सेस से, इधर मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस से, इधर प्रेशर है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डायरेक्टली है। अगर ये भी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। चलो अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस के बारे में। तो पहला एप्लीकेशन से पहले समझो रे भाई कि हम लोग जब पेप्सी पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, लिम्का पीते हैं, जैसे ही बोतल को खोलते हैं तो छुश के गैस बाहर निकलता है। तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, CO2 गैस। इसका मतलब CO2 गैस को तेरा पेप्सी में, थम्स अप में कैसे घोला होगा कि पहले हाई प्रेशर दिया होगा, हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला हुआ, बोतल को सील कर दिया होगा, है ना। इसका मतलब प्रेशर दिया तब ना CO2 गैस मॉलिक्यूल घुला आपका सोडा वाटर में। कैसा क्या होगा देखो, सबसे पहले आपका एक कंटेनर मान ले ये लिक्विड होगा, ध्यान देना, एक क्लोज कंटेनर होगा, यहाँ पर क्या होगा, CO2 गैस होगा, प्रेशर अप्लाई किया होगा, जैसे प्रेशर करेगा CO2 गैस क्या होगा, लिक्विड में घुल जाएगा। जैसे घुलेगा तो क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, इसमें क्या ढक्कन लगा देगा ताकि गैस बाहर ना निकले। उस तरह से जैसे ढक्कन लगे, जैसे उसका ढक्कन जैसे खोलते हैं तो गैस बाहर निकलता है। आया समझ में, तुमका पेप्सी पिया है, देख लेना, बोतल खोलो तो गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस रहता है, CO2 गैस। कैसे घोला होगा कि पहले क्या क्या होगा, हाई प्रेशर दे के उस लिक्विड में CO2 डिजोल्व कर दिया होगा। जैसे डिजोल्व हो तो ढक्कन को बंद कर दिया हो, अब गैस कैसे निकलेगा, गैस अंदर में रह गया। लेकिन जैसे ही हम लोग ढक्कन खोलते तो गैस का बाहर क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो एप्लीकेशन आ गया कि गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड डाला तो प्रेशर पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरा एप्लीकेशन भाई, इसको NCERT बहुत अच्छा से लिखा है, वहाँ से लिख लेना, हम समझा देते तुम लोग को। दूसरा एप्लीकेशन है भाई स्कूबा ड्राइवर। स्कूबा ड्राइवर, स्कूबा ड्राइवर का मतलब होता है जो समुद्र के नीचे जाता है, गोताखोर, समुद्र के नीचे खोजने के लिए स्कूबा ड्राइवर। तो भाई ये जमीन है, ये अर्थ सरफेस, ध्यान देना है भाई, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है ये अर्थ सरफेस, ध्यान देना रे भाई। और ये समुद्र का पानी है। जितना तुम मान ले, जितना तुम पानी के नीचे जाओगे तो पानी का दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कोई इंसान या कोई स्कूबा ड्राइवर हवा को ले गया है, नॉर्मल हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन कितना % होता है, 78%, और ऑक्सीजन कितना होता है तुमको मालूम है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। अगर इसलिए इस गैस को भर लिया सिलेंडर में और नीचे चला गया तो इतना ज़्यादा प्रेशर नीचे हो जाता है समुद्र के नीचे पानी के दबाव के कारण कि भाई उस समय इतना दबाव बढ़ जाता है कि हमारे बॉडी में N2 गैस भी क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में जो N2 गैस भी सोल्यूबल हो जाता है, घुल गया। इतना दबाव बढ़ जाता है पानी का, इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि हमारे बॉडी में नाइट्रोजन गैस डिजोल्व हो गया, तो वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन जैसे ही स्कूबा ड्राइवर समुद्र से ऊपर आता है, इस सरफेस पर आता है, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, जो नाइट्रोजन हमारे बॉडी में घुला था वो ब्लड वेसल के थ्रू बाहर निकलेगा, तो इतना ज़्यादा पेन करेगा कि ब्लड वेसल भी फट जाएगा, नाक से ब्लडिंग आने लगेगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है, लोग को मौत भी हो सकती है। उसको बोलते हैं बेंस। बेंस का मतलब जो पेन आने लगा, पेन क्यों आने लगा, जब नाइट्रोजन हमारे बॉडी से क्या होने लगा,
बाहर निकलने लगे जिसके कारण तो स्कूबा डाइवर तो मर जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, इस हवा को लेके वो नहीं जाता है, वो एक स्पेशल टाइप का गैस लेके जाता है, उसमें नाइट्रोजन का परसेंट कम कर देता है, 56% कर देता है, और ऑक्सीजन का कर देता है 32.1%, और हीलियम ले जाता है कितना 11.7%। तो जब नाइट्रोजन का परसेंटेज कम कर दिए तो कम घुलेगा समुद्र के नीचे, तो नुकसान भी कम होगा। यहाँ भी ये समझा कि ज़्यादा प्रेशर हो जाने से ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जा रहा था, तो समुद्र के नीचे तो नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन जैसे हम ऊपर आए तो प्रेशर कम हुआ, तो जो नाइट्रोजन घुला था वो बॉडी से निकल जाएगा, जिसके कारण हमारे ब्लड का वेसल कैपिलरी ट्यूब भी फट सकता है, फटेगा तो ब्लडिंग नाक से आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, आदमी का मौत भी हो जाएगा, उसी बोलते हैं बैंड्स। इस बैंड से बचने के लिए क्या करता है स्कूबा डाइवर लोग, नाइट्रोजन का परसेंट कम करके ले जाता है, ये हवा को नहीं इस हवा को लेके जाता है ताकि नुकसान कम पहुँचे, पेन कम हो। चलो तीसरा एप्लीकेशन है भाई, थोड़ा सा देख लेना, एनसीईआरटी बुक में अच्छा से दिया होगा, थोड़ा पढ़ लेना, हम तो समझा देते हैं। वीडियो यहीं अब समाप्त करेंगे, अब नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे राउल्ट लॉ के बारे में। तीसरा एप्लीकेशन है भाई कि मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, अब तुम इसके ऊपर जाएगा ऊपर पारसनाथ पहाड़ या हिमालय का पहाड़, झारखंड का हम इसलिए पारसनाथ पहाड़ बोल दिए, इसे कंफ्यूज मत होना कि पारसनाथ पहाड़ कहाँ है। मान ले तुम चला गया सियाचिन का पहाड़, हिमालय पहाड़, तो भाई यहाँ पर एक हमारे सैनिक भाई यहाँ पर बंदूक लेके खड़ा है, तो वहाँ पर तो जैसे तुम अर्थ से ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, मतलब O2 का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। O2 का लेवल घटना मतलब उसको बोलते हैं एनॉक्सिया, जिसको बोलते हैं भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का लेवल घट गया, प्रेशर घट गया, तो सही से ऑक्सीजन वो सांस नहीं ले पाएगा, तो उस हमारे सैनिक भाई को हो सकता है मौत भी हो सकता है, नाक से ब्लडिंग आने लग सकता है, सांस में प्रॉब्लम आने लगेगा। तो इसीलिए हमारे सैनिक भाई क्या करता है कि उसने जब सियाचिन का पहाड़ या ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है तो गैस सिलेंडर लेके जाता है, ताकि उसको इस चीज़ का सामना से वो छुटकारा मिल पाए। तो यहाँ पर समझ में आ गया, ऊपर जा रहे हैं प्रेशर घट रहा है, नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है। तो ओवरऑल हम ये समझ में आया कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए प्रेशर पर निर्भर रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना अमाउंट ऑफ गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये 3 एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, स्कूबा डाइवर और आपका ये जब माउंटेन क्लाइंबर जब लोग ऊपर जाते हैं वो, और आपका सोडा वाटर वाला। तो इस तरह तक तुम लोग देख लेना बढ़िया से। आज का वीडियो भाई हम यही समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे राउल्ट लॉ, तब के लिए बाय बाय बच्चों।